इस एनिमे के स्टार्ट में हम दो लड़कों को देखते हैं जो अजीब से कपड़े पहन के पागलों वाली हरकतें कर रहे होते हैं, जिसे देख के दो पुलिस ऑफिसर्स इनके पास आते हैं और पूछते क्या सर्कस से हो क्या तुम लोग, जिसपे ये लोग अपनी किसी अलग ही लैंग्वेज में इन दोनों से बात करने लगते हैं। अब पुलिस वालों को लगता है ये लोग नशे में ऐसा है, तो पुलिस वाले उनको अपनी कार के पास लेके जाते हैं, जिसे देख के ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि बिना घोड़े या फिर मैजिक के चल कैसे रही अपने आप, क्योंकि असल में ये दोनों एक दूसरी दुनिया के होते हैं। ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है, ये है दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड सैटर्न और ये है इसका वफादार कमांडर एलसीएल। इनकी दुनिया में जिसका नाम एंटे है, उसमें इस डीमन लॉर्ड ने अपने 4 जनरल्स को 4 ह्यूमन कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमंस को मार के उन पे कब्जा करने के लिए भेजा होता है। एंड ये यहीं अपने कॉन्टिनेंट में रुकता है जहाँ का ये राजा था। स्टार्टिंग में तो ये लोग वॉर जीत रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ह्यूमंस की तरफ से एक हीरो आ जाता है जो अपने 4 जनरल्स के साथ चारों कॉन्टिनेंट्स में जाके सैटर्न के 3 जनरल्स और उसकी पूरी आर्मी को मार देता है एंड पूरी तरह से वॉर का रुख पलट देता है। अब वो बीच के कॉन्टिनेंट में जहाँ पे सैटर्न का कैसल था उस पे अपने कमांडर्स के साथ अटैक कर देता है। एंड अब इस हीरो और सैटर्न की बहुत ही भयानक लड़ाई होती है एंड अपने कमांडर्स के साथ मिलकर ये हीरो सैटर्न का एक हॉर्न काट देता है एंड वो लोग उसे बस मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सैटर्न का कमांडर एलसीएल आ जाता है और अपनी पूरी पावर का यूज करके किसी तरह सैटर्न को बचा लेता है। एंड देन वो सैटर्न से कहता है कि हमें यहाँ से अभी भाग चलना चाहिए, क्योंकि अभी इन लोगों को हराना नामुमकिन है एंड अगर अभी यहाँ पे हम लोग रुके तो ये लोग ढोलक की तरह बजाएंगे हमें। सैटर्न समझ जाता है कि एलसीएल सही कह रहा है एंड वो अपनी लगभग पूरी पावर का यूज करके एक मैजिक गेट खोल देता है एक अलग दुनिया के लिए एंड उसको भी नहीं पता होता कि ये गेट उसको कहाँ लेके जाएगा। एंड सैटर्न उस गेट से जाने से पहले इस हीरो से बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा तुम सबको मार के इस दुनिया पे दोबारा से राज करने। एंड फिर वो दोनों उस गेट के अंदर घुस जाते हैं। उनका पीछा इस हीरो के 2 कमांडर्स करते हैं, एमिलिया और उसका टीचर बॉब। उन लोगों का प्लान होता है कि चाहे जिस भी दुनिया में सैटर्न और एलसीएल गए हैं उन्हें ढूंढ के किसी भी तरह मारना। एमिलिया तो गेट में घुस जाती है, लेकिन एमिलिया का टीचर बॉब उस गेट में नहीं घुस पाता। अब ये दोनों इस नए वर्ल्ड में आते हैं एंड अपने आप ह्यूमंस बन जाते हैं। एक दूसरे को देख के डर जाते हैं कि ये क्या हो गया हम तुमको। वो दोनों अपना अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलसीएल का मैजिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है एंड अभी भी सैटर्न के अंदर थोड़ा बहुत मैजिक बचा है। एंड सैटर्न समझ जाता है कि उसको अपना बचा कुचा मैजिक संभाल के रखना होगा जब तक उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो अपना मैजिक वापस कैसे ला सकते हैं। अब हम अभी के सीन पे आते हैं जहाँ पे सैटर्न को एक पुलिस वाले ने कुछ खाने के लिए दिया एंड वो उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैटर्न अपना थोड़ा सा मैजिक यूज करके पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है एंड अब सैटर्न उससे पूछताछ करने लगता है एंड मैजिक से वो थोड़ी बहुत ह्यूमन लैंग्वेज भी सीख लेता है। अब वो एलसीएल के पास जाता है जो चुपचाप बैठ के खाना खा रहा होता है। सैटर्न को देख के एलसीएल और पुलिस वाले उठ जाते हैं एंड ये पुलिस वाला सैटर्न से पूछता है कि तुम बाहर कैसे आए, लेकिन तभी सैटर्न इसे भी हिप्नोटाइज करके सुला देता है। फिर ये एलसीएल को बताता है कि इस दुनिया में मैजिक है ही नहीं, उन लोगों को किसी तरह दोबारा से उनका मैजिक वापस लाना होगा ताकि वो वापस अपने घर जा सके एंड तब तक उन्हें यहीं पे इंसानों की तरह इंसानों के साथ रहना होगा। वो दोनों सड़क पे चल रहे होते हैं, काफी थके हुए होते हैं। एलसीएल बोलता है मैं नहीं रह सकता और वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, तभी उन लोगों के सामने एक टैक्सी आके रुक जाती है। एलसीएल बोलता है मेरा मैजिक अभी भी बचा हुआ है शायद। वो लोग अपनी रात एक सड़क के किनारे बिताते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों सबसे पहले आईडी डिपार्टमेंट में जाके उसके एम्प्लॉय को हिप्नोटाइज करके अपनी अपनी आईडी बनवा लेते हैं कि मतलब वो दोनों उसी कंट्री के हैं, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड होता है। एंड ये दोनों अपना नाम चेंज करके माओ और अल्शिया रख लेते हैं। उसके बाद सैटर्न, जिसका नाम अब माओ है, वो अपना एक बैंक अकाउंट भी बनवा लेता है। फिर ये दोनों इन लोगों के पास जाते हैं जो लोगों की घर ढूंढने में मदद करते हैं। फिर माओ इसे हिंदी में बोलने की कोशिश करता है, जिसे सुन के एल्सिया डर जाता है एंड कहता है अरे आपने इनकी लैंग्वेज सीख भी ली, जिसपे माओ कहता है हाँ थोड़ा बहुत, अब चुप रहो, मैं तुम्हें भी बाद में सिखा दूंगा। एंड क्योंकि उन लोगों के पास बहुत कम पैसे होते हैं तो उन्हें एक बहुत पुराने घर में एक कमरा किराए पे मिलता है, जिस कमरे को देख के ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। एंड तभी उस घर की ओनर आती है जो कि इन दोनों पे लाइन मारने लगती है। अब रात हो जाती है एंड ये दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं एंड माओ को अपने कैसल की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है एंड वो एल्सिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ भी करके अपने घर वापस जाके रहेंगे। एंड तभी माओ बेहोश हो जाता है। अब माओ को देख के एल्सिया पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जिसे सुन के नेबर्स वहाँ पे एम्बुलेंस बुला देते हैं। अगले दिन माओ और एल्सिया हॉस्पिटल में होते हैं एंड माओ इसलिए बेहोश हुआ था क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं होता है। माओ समझ जाता है कि अब वो लगभग ह्यूमन ही है एंड अब उसके पास ज्यादा मैजिक भी नहीं बचा है, तो खाना खाने के लिए और अपने घर का रेंट देने के लिए उन लोगों को अब जॉब करनी पड़ेगी। वो दोनों कई जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन एल्सिया की नौकरी कहीं भी नहीं लगती क्योंकि उसको अभी ढंग से हिंदी बोलनी आती नहीं है। लेकिन माओ की मैकडोनाल्ड में एज अ पार्ट टाइम कुक जॉब लग जाती है। मैकडोनाल्ड ये नाम थोड़ा सुना सुना नहीं है। अब इन लोगों को इस वर्ल्ड में 1 साल बीत जाता है एंड इन दोनों ने अब हिंदी सीख लिया एंड माओ ने एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 2 फोन और एक साइकिल भी खरीद लिया जिसका नाम उसने दुल्हन रखा है। एंड उन लोगों ने ये डिसाइड किया होता है कि माओ बाहर जाके काम करेगा और पैसे कमाएगा और अल्सिया घर का काम करेगा, जैसे सफाई करना और खाना बनाना, जैसे हाउसवाइफ करती हैं। एंड अल्सिया का काम होता है कोई तरीका ढूंढना जिससे वो लोग वापस अपना मैजिक ला सके और घर वापस जा सके। माओ अपने काम पे निकल जाता है, तभी रास्ते में बारिश होने लगती है। माओ सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ पे एक लड़की भीगती हुई आती है और माओ के पास खड़ी हो जाती है। माओ उसे देखता है और उसे अपना छाता दे देता है और कहता है कि मैं पास के मैकडोनाल्ड में ही काम करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे तुम ये छाता वापस कर देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वैसे मैं बता दूं कि माओ है तो डीमन किंग, लेकिन वो दिल का काफी अच्छा है। 1 साल में माओ अपने काम में बहुत ही अच्छा हो चुका था एंड उसका 4 बार प्रमोशन भी हो चुका था। उसके साथ ये लड़की भी काम करती है जिसका नाम होता है ची एंड ये पागल होती है माओ के प्यार में। माओ फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी देखता है कि फ्रायर
खराब हो चुका है एंड फ्रेंच फ्राइज फ्राई भी नहीं हुए। वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैनेजर को लगेगा कि मैंने खराब कर दिया एंड वो मुझे निकाल देगी और इतने सारे लोग जो मेरी फ्रेंच फ्राइज का इंतजार कर रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो सोचता है चलो मैं अपना थोड़ा मैजिक यूज कर लेता हूँ। वो उन फ्राइज को अपने मैजिक से फ्राई करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वहाँ की मैनेजर आ जाती है एंड वो माओ से उसके ऑफिस में जाने के लिए बोलती है। माओ उसके ऑफिस में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि यार ये मेरे को निकाल ना दे, फिर मैं काम कहाँ ढूंढूंगा। मैनेजर वहाँ आती है और उसे बताती है कि मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो फ्रायर बहुत पुराना था एंड असल में मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारा फिर से प्रमोशन हो चुका है एंड अब तुम असिस्टेंट मैनेजर हो इस होटल के। जिसे सुन के माओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बिल्कुल मजे में गाना गाते गाते घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे लड़की दोबारा से मिलती है एंड वो कहती है ओए। माओ कहता है अरे तुम लाओ मेरा छाता वापस दो, काफी महंगा था वो। ये लड़की इससे कहती है आखिर मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया सैटन। जिसे सुन के माओ डर जाता है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एमिलिया है जो माओ का पीछा करते करते इस वर्ल्ड में इसे मारने आई थी। वो माओ से कहती है कि मुझे बहुत टाइम से तुम पर शक था, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें उन फ्राइज को फ्राई करने के लिए मैजिक यूज करते हुए देखा तभी मैं समझ गई कि तुम ही हो सैटन द डीमन किंग एंड अब तो तुम गए। फिर वो अपना चाकू बाहर निकालती है जिसे देख के माओ इससे कहता है अरे ये तो वही 20 रुपए वाला चाकू है जो अल्शिया घर में यूज करता है, तुम्हारी मैजिकल स्वॉर्ड कहाँ गई। वो कहती है चुप रहो एंड वो माओ के ऊपर अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों सड़क पे लड़ने की वजह से पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया होता है एंड पुलिस वाला इस एमिलिया को समझाता है कि देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी जितनी भी लड़ाई हो लेकिन तुम्हें इस पे चाकू से अटैक नहीं करना चाहिए। अब एमिलिया वो क्या ही कर सकती थी, वो चुपचाप पुलिस वाले की सारी डांट सुनती है एंड फिर इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। वापस जाते वक्त एमिलिया माओ से कहती कि आज तो तुम बच गए लेकिन ज्यादा दिन तुम बचोगे नहीं। माओ बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन मेरा छाता तो वापस कर दो। एमिलिया कहती है हाँ वो तो खो गया एंड देन वो वहाँ से भाग जाती है। एमिलिया इस वर्ल्ड में एक सर्विस सेंटर में काम कर रही होती है एंड बाकी का बचे टाइम पे वो चुपचाप इन दोनों पे नजर रखती है कि ये लोग कोई बुरा काम ना करे। कई हफ्ते बीत जाते हैं एंड एमिलिया परेशान हो चुकी थी। वो इनके घर जाती है और कहती है दरवाजा खोलो। एल्शिया पूछता है कौन हो तुम, जिसपे बोलती है कि मैं हूँ एमिलिया द हीरो। एल्शिया दरवाजा लॉक कर देता है और बोलता है बॉस एमिलिया आई है। माओ कहता है हाँ मत खोलना गेट, थोड़ी देर उसे चिल्लाने दो फिर वो खुद चली जाएगी। अब 1 घंटे तक एमिलिया बाहर चिल्लाती है गेट खोलो, लेकिन माओ और अलीशा उसे पूरे टाइम तक इग्नोर मारते हैं, लेकिन आखिरी में वो लोग गेट खोल देते हैं। वो अंदर रोते रोते आती है और कहती है अगली बार तुम लोगों ने गेट नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगी गेट। एंड देन वो इन लोगों से कहती है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कोई बुरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से कोई बुरा काम करो ताकि मैं तुम लोगों को खत्म कर सकूं। माओ बोलता है अरे अजीब जबरदस्ती है। एमिलिया अंदर आके बैठ जाती है और बोलती है तो क्या सोचा तुमने, वापस घर जाना है कि यहाँ जिंदगी भर पार्ट टाइम जॉब करते रहना है। जिसपे माओ उसे अपना पूरा प्लान बता देता है। माओ उसे बताता है कि पहले तो वो पार्ट टाइम जॉब से फुल टाइम एम्प्लॉय बनेगा, फिर बहुत सारे पैसे कमा के एक बड़ा सा घर खरीदेगा एंड ढेर सारे नौकर रखेगा, फिर वो अपनी एक आर्मी तैयार करेगा और फिर वो अपनी आर्मी के साथ दोबारा से एंटी वर्ल्ड पे अटैक करेगा। माओ खड़ी होती है और बोलती है तुम लोग पागल हो, फिर वो अपने वापस घर चली जाती है। अगले दिन एमिलिया माओ के होटल में जाती है और उसे बोलती है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझसे बाहर आके मिलना है। फिर वो बाहर चली जाती है। ची माओ के पास आती है और कहती है आपने तो कहा था आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, झूठ बोला था मुझसे। माओ उससे कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे एक और कस्टमर आ जाता है और लोगों की छुट्टी हो जाती है और ची माओ से आके कहती है कि मैं जा रही हूँ। माओ कहता है हाँ ठीक है ओके बाय। ची जाने से पहले माओ से कहती है कि आपके घर के पास भी आजकल अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जिसपे माओ कहता है नहीं एंड ची उसे बताती है कि मेरे घर के पास आजकल बहुत अर्थक्वेक्स आ रहे हैं पता नहीं क्यों। उसके बाद ची उसे कहती है अच्छा सर वो जो लड़की आज आपसे मिलने आई थी वो आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या, जिसपे माँ उसे बताता है नहीं उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसे सुन के ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाते वक्त माओ दोबारा से एमिलिया से मिलता है। एमिलिया उसे कहती है देखो मेरे पास इतना मैजिक है कि मैं अभी घर वापस जा सकती हूँ और तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वापस एंटे वर्ल्ड में नहीं आओगे एंड नंबर अटैक नहीं करोगे। माओ उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही उसके पास एक आर्मी तैयार हो जाएगी और वो पूरा अपना मैजिक रिकवर कर लेगा वो जरूर से वापस आएगा और दोबारा से पूरे एंटे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगा। एमिलिया उस पे गुस्सा हो जाती है लेकिन तभी उन दोनों पे कोई मैजिक बुलेट से अटैक कर देता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और किसी तरह बचते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस वर्ल्ड में उन पर कौन मैजिक से अटैक किया हो सकता है। माओ अपने घर वापस जाता है एंड एमिलिया उसका पीछे करते करते उसके घर आ जाती है। माओ उससे कहते कि अरे अब क्या चाहिए तुम्हें, जिसपे एमिलिया बहुत शर्माते शर्माते माओ से कहती है कि क्या आज मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ क्योंकि मेरा पर्स कहीं गिर गया। माओ मान जाता है एंड एमिलिया उसके घर पे सो जाती है। रात में सोते वक्त ची माओ को मैसेज में बताती है कि उसके घर के पास दोबारा से अर्थक्वेक आया था। माओ कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ची के पास ही अर्थक्वेक क्यों आ रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमिलिया टीवी पे देखती है कि इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया होता है क्योंकि जब इन लोगों पर गोलियां चली थी तो माओ अपनी साइकिल वहीं पे छोड़ के भाग गया था एंड पुलिस को लगा कि मे बी माओ ने गोलियां चलाई हैं। तो अब उन लोगों को छुड़वाने के लिए एमिलिया को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वो बहुत गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी एक दिन की सैलरी कट गई। माओ कहता है हाँ कोई नहीं, कल हमने तुम्हारी हेल्प की आज तुमने हमारी हेल्प की, इक्वल हो गया। एमिलिया जाने से पहले माओ से कहती है ध्यान से सुनो अब हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, मैं एक हीरो हूँ और तुम डेमन लॉर्ड हो। माओ कहता है हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन पीछे देखो वो लोग क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में कि तुम कोई साइको। एमिलिया वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसको अचानक से एक कॉल आती है एंड उस कॉल पे वही था जिसने माओ और एमिलिया पे कल रात में अटैक किया था एंड वो एमिलिया से कहता है कि कल तो तुम दोनों बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे एंड ये कह के वो कॉल काट देता है। अब एमिलिया सोचने लगती है कि आखिर कौन होगा ये। अगले सीन में हम देखते हैं ची और माओ एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर ची के घर के पास ही अर्थक्वेक्स क्यों
क्यों आ रहे हैं। एंड एल्सिया छुप के उन लोगों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एमिलिया भी आ जाती है एंड वो माओ को ची के साथ खाते हुए देख के एल्सिया को कॉलर पकड़ के उससे कहती है तुम लोग क्या करने वाले इस लड़की के साथ, जिसपे एल्सिया उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस अपने बॉस को नजर रख रहा है जो एक लड़की के साथ डेट पे आया है। एमिलिया कहती है क्या डेमन लॉर्ड एक नॉर्मल लड़की के साथ डेट पे है। वो तुरंत ही उन लोगों के बगल वाली सीट पे जाके एल्सिया के साथ बैठ जाती है। एंड अब हम देखते हैं कि ची और माओ साथ में बैठे होते हैं एंड ची बस माओ को प्रपोज करने वाली होती है, लेकिन तभी एमिलिया बीच में आके उसे कहती है सोचना ही मत लड़की, तुम बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगे अगर तुम जो करने वाली थी वो तुमने कर दिया तो। एंड ये माओ केवल ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरा, जिसे सुन के ची गुस्सा हो जाती है और ची और एमिलिया में लड़ाई हो जाती है। ची एमिलिया से कहती है कि तुम माओ की एक्स हो ना, इसीलिए तुम माओ की बुराई करती रहती हो और उसके पीछे पड़ी हो, जिसे सुन के एमिलिया गुस्सा हो जाती है। इन लोगों में और भी ज्यादा तेज लड़ाई होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ जाता है जो उस पूरे मॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड कई लोग वहीं पे फंस जाते हैं। एमिलिया होश में आती है एंड ची बेहोश हो चुकी थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें सेंस कर सकती हूँ, बाहर आओ माओ। एंड माओ बाहर आता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में एंड उसने एमिलिया, ची और जितने भी लोग वहाँ पे थे सबको बचाया होता है। एमिलिया उससे पूछती है कि तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे है, जिसपे माओ उसे बताता है पता नहीं मेरे अंदर अपने आप थोड़ा बहुत मैजिक आ गया था एंड मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। एमिलिया सोचती है कि यही सही टाइम है, मुझे अभी इसे मार देना चाहिए जब ये अपने ओरिजिनल डेमन फॉर्म में है, क्या पता है वापस गेट खोल के निकल जाए एंटी वर्ल्ड में। लेकिन तभी माओ उसे कहता है कि एमिलिया ची को लेकर बाहर जाओ, मेरे पास अभी इतना मैजिक है कि मैं जितने भी लोग इस मॉल में फंसे हैं मैं उन्हें बचा सकता हूँ। जिससे सुन के एमिलिया शॉक रह जाती है कि एक डेमन लॉर्ड नॉर्मल ह्यूमंस को क्यों बचाएगा, लेकिन वो माओ की बात मान जाती है एंड माओ सारे के सारे ह्यूमंस को बचा लेता है। अगले दिन हम देखते हैं एमिलिया माओ के घर गई होती है एंड वो कहता है क्या फिर से आ गई तुम, बाद में आना मैं बिजी हूँ। जिसपे एमिलिया उसे कुछ पैसे देती है और कहती है ये तुम्हारे छाते के और जो तुमने मुझे उस दिन घर जाने के लिए हेल्प की थी वो पैसे हैं। जिसे पाके माओ बहुत खुश हो जाता है। एमिलिया वापस जाते वक्त सीढ़ियों से फिसल के गिर जाती है एंड उसे चोट लग जाती है। अब क्योंकि उनके घर में बैंडेज नहीं था तो एल्सिया बैंडेज लेने बाहर चला जाता है। माओ एमिलिया से कहता है कि ये लो डेटॉल लगा लो, जिससे वो लगाती है। उसके बाद डेटॉल की बोतल को माओ की तरफ गुस्से में फेंक देती है। माओ कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जिसपे एमिलिया खड़ी होती है और रोते रोते माओ से कहती है आखिर क्यों तुम इतने अच्छे हो, तुम तो डेमन लॉर्ड हो, मैं तुम्हें मार नहीं पा रही हूँ। एंड फिर वो माओ को बताती है कि कैसे उसकी आर्मी ने उसके गाँव को तबाह कर दिया था और उसके पापा को जान से मार दिया था एंड वो सिर्फ अपने पापा का बदला लेने के लिए तुम्हें इस वर्ल्ड में मारने आई है। जिसपे माओ कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी, मैं पहले इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था, लेकिन अब जब मैं खुद एक इंसान हूँ तो मुझे इंसान होने की अहमियत पता चली है। एंड तभी उन दोनों को एक ब्लास्ट की आवाज आती है। वो तीनों उस आवाज का पीछा करते करते उस ब्लास्ट वाली जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें ये दिखता है एंड ये इन लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों के पास ज्यादा मैजिक नहीं है एंड इसीलिए आज तुम लोगों का लास्ट है। एंड ये कोई और नहीं है बल्कि माओ के 4 जनरल्स में से एक लूसीफर है। माओ लूसीफर से बोलता है तो तुम ही थे जिसने हम लोगों पे मैजिक बुलेट से अटैक किया था। एमिलिया कहती है लेकिन लूसीफर को तो मैंने अपने हाथों से खत्म किया था, फिर आखिर तुम जिंदा कैसे हो। एंड तभी उन लोगों के सामने आता है एमिलिया का टीचर बॉब, जो एमिलिया के साथ गेट में नहीं घुस पाया होता है एंड इसी ने लूसीफर को बचाया होता है और उसे लेके इस दुनिया में आया है। एंड इसी ने एमिलिया को बीट्रे किया था ताकि एमिलिया अकेले जाके सैटर्न और एलसीएल से लड़े और मारी जाए, क्योंकि बॉब को एमिलिया से नफरत होती है। एमिलिया बॉब से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसपे बॉब कहता है कि हम तुम्हें अपना प्लान नहीं बताने वाले। माओ कहता है कि वो पहले से उन लोगों का प्लान जानता है। बॉब एमिलिया को इसलिए मारना चाहता है ताकि उसकी पोस्ट एमिलिया को ना मिले और लूसीफर उसके साथ इसलिए काम कर रहा है ताकि उसे वापस हेवन मिल सके। बॉब डर जाता है, कहता है अरे तुम्हें कैसे पता, जिसपे माओ कहता है वेल यहाँ पे सारी मैजिकल मूवीज में ऐसा होता है। जिसे सुन के माओ और एल्सिया में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे एल्सिया इतनी मेहनत करके पैसे बचा रहा होता है वहाँ पे माओ अकेले अकेले जाके मूवीज देख रहा होता है। लेकिन तभी लूसीफर एल्सिया को इंजर्ड कर देता है। एल्सिया मरने वाला होता है लेकिन वो माओ से कहता है कम से कम मेरे साथ तो मूवी देखने चलते। लूसीफर दोबारा से उन दोनों पर अटैक कर देता है। माओ किसी तरह एक शील्ड बना के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीफर उसे जाने नहीं देता और कहता है अपनी गर्लफ्रेंड ची के बिना भाग जाओगे क्या, और वो दोबारा से इन लोगों पर अटैक कर देता है। माओ और एमिलिया किसी तरह उसके अटैक से बचते हैं, लेकिन तब भी पीछे से लूसीफर उसके दिल पे एक गोली मार देता है और बॉब उसके पैर में एक गोली। माओ वहीं पे गिर जाता है। बॉब और लूसीफर उन लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन तभी माओ अपने बचे कुछ पूरे मैजिक पावर का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट होके एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन लूसीफर वहाँ पे भी उसका पीछा करते करते आ जाता है और कहता है तुम नहीं बच सकते मुझसे। और माओ क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है तो वो बेहोश हो जाता है। लूसीफर कहता है क्योंकि तुम बेहोश हो चुके हो तब तो मैं तुम्हें और ही आसानी से मार सकता हूँ, और वो ची को नीचे फेंक देता है जिसे एमिलिया बचा लेती है और वो कहता है कि वेल तबाही मचाने का टाइम आ गया। एंड देन वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता है एंड सारे लोग डर के चिल्लाने लगते हैं। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ची और एमिलिया के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से सब कुछ रुक जाता है। एमिलिया के पीछे एक शैडो आती है जो किसी और की नहीं बल्कि माओ की होती है। लूसीफर कहता है कैसे, तुम्हें इतना मैजिक कैसे मिला, जिसपे माओ कहता है कि वो समझ चुका है वो अपना मैजिक वापस कैसे ला सकता है। जब भी उसके आसपास लोग डरते हैं या फिर दुखी होते हैं उनसे ही उसका मैजिक वापस मिलता है उसको। एंड ये वो तभी समझ गया होता है जब पहले मॉल में अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे लोग डर गए थे एंड माओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में थोड़ी देर के लिए आ पाया था एंड इसीलिए माओ यहाँ पे टेलीपोर्ट किया था ताकि ढेर सारे लोग डर सके और माओ के पास ढेर सारा मैजिक आ सके। एंड अभी माओ के पास लगभग उसका आधा मैजिक है। ची होश में आती है और माओ को देख के कहती है क्या ये आप माओ सर, जिसपे एमिलिया उसे कहती है हाँ अब तुम्हें पता चला मैं तुमसे क्यों इससे दूर रहने के लिए कह रही थी। माओ जितने भी लोग होते हैं उन्हें वो बचा लेता है और एलसीएल को भी थोड़ा मैजिक देके ठीक कर
देता है। फिर वो हवा में उड़ता है और कहता है टाइम आ चुका है इस फाइट को खत्म करने का। बॉब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन माओ उसे बिना टच किए ही हरा देता है। लूसीफर कहता है मुझे माफ करना सैटर्न, लेकिन माओ तो गुस्से में था। वो पलक झपकते ही उसके सामने होता है और लूसीफर उसे देख के डर जाता है। एंड माओ कहता है मैं तुम्हें माफ तो करता हूँ लेकिन तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें थोड़ी सजा तो मिलेगी। एंड फिर वो लूसीफर को एक ऐसा पंच मारता है कि अब वो जिंदगी में उसे कभी धोखा नहीं देगा। एंड अभी भी माओ के अंदर बहुत ज्यादा मैजिक बचा हुआ था जिससे वो आराम से गेट खोल के घर वापस जा सकता है। एंड इसके बाद जो हुआ वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, जो मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा जैसे इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाएंगे।